पाकिस्तान से बिना वीजा नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर ने हरियाली तीज के मौके पर सचिन मीणा की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। इस दौरान सीमा ने जय श्री राम का जयकारा भी लगाया। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार और सभी भारतवासियों को हरियाली तीज की शुभकामनाएं दी और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। सीमा ने इस दौरान हरे रंग की साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर लगाया। सीमा इससे पहले ही दावा कर चुकी थी कि वो अब हिंदू हैं, लिहाजा हरियाली तीज के मौके पर उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सचिन मीणा की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। सीमा ने इस दौरान वहां रखी देवी देवताओं की तस्वीरों की आरती की और उन्हें तिलक लगाया। साथ ही गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे भी लगाए। सीमा ने इस मौके पर जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। और इस पूजा में इस आधार पर मैं भाग ले रही हूँ। पूरे देश को मेरी तरफ से बधाई। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस दौरान सीमा के साथ सचिन और उनके बच्चे भी पूजा के दौरान वहीं मौजूद दिखे। सीमा ने उन्हें पूजा का तिलक भी लगाया। सीमा हैदर इससे पहले भी 15 अगस्त के मौके पर हाथ में तिरंगा लिए भारत जिंदाबाद के नारे लगा चुकी हैं। वहीं आज एक बार फिर उन्होंने राम नाम के जयकारे से अपनी बात की शुरुआत की और हरियाली तीज के मौके पर पूरे देश को बधाई देते हुए सीमा ने फिर राम नाम का जयकारा लगाया। जय श्री राम। आज हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और व्रत भी कर रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कर रही हूँ। सीमा ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा। मैं अपने पूरे परिवार के साथ पूरे देश की खुशहाली की और हरियाली की कामना करते हुए और विश्वास करती हूँ कि माननीय मोदी जी और योगी जी के तंत्र पर पूरा देश तरक्की करेगा और खुशहाली आएगी। उधर पाकिस्तान में सीमा हैदर के जय श्री राम और भारत जिंदाबाद के नारे लगाने पर बेहद नाराजगी जताई गई। पाकिस्तान के लोगों ने सीमा हैदर को कत्ल की धमकी तक दे डाली है। इसके साथ ही ये दावा भी किया कि अब उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसने मुसलमानों और उनके मजहब का अपमान किया है। गुस्साए पाकिस्तानी लोगों ने सीमा के राम नाम के जयकारे लगाने पर भी एतराज किया। पाकिस्तान के लोगों ने दावा किया सीमा का कोई किरदार नहीं है और आईएसआई ऐसे एजेंट नहीं रखती। वहीं कुछ लोगों ने सीमा को जान से मारने की धमकी भी दी। लोगों ने सीमा के पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने पर भी कड़ा एतराज जताया। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर ने अपने पहले पति गुलाम हैदर को उनके आरोपों पर करारा जवाब दिया। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा ने दावा किया कि अब वो हिंदू हैं और मरते दम तक हिंदुस्तान में ही रहना चाहती हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे पर सीमा ने गुलाम हैदर के आरोपों पर जवाब देते हुए साफ किया कि उनकी वफादारी आखिरी सांस तक भारत के साथ है। जय भारत की जो भी मैं नारे लगाती हूँ मन से लगाती हूँ और एक बार चांस मौका दिया जाए तो देखिए मेरी मोहब्बत जब तक जिंदा हूँ आखिरी सांस तक इस देश से वफादारी करूंगी। ये मैं कसम खाती हूँ। सीमा हैदर ने दावा किया कि वो जलील होकर पाकिस्तान से भारत आई और यहाँ जितना उन्हें सम्मान मिला वो पाकिस्तान में कभी नहीं मिला। जो इंसान एक तंग होके जलील होके एक जगह से चला है तो मोहब्बत शायद रहती नहीं है। और जो मुझे यहाँ इज्जत और सम्मान मिली है ना तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। जो मैं जितने भी नारे लगाऊं शायद वो मेरे लिए कम होंगे। जितनी मैं भारत माता की जय करूं वो कम होगी। सीमा हैदर ने इस दौरान पाकिस्तान की सच्चाई भी बयान की और बताया कि किस तरह से वहां लोगों को जलील किया जाता है। सीमा ने दावा किया कि पाकिस्तान में महिलाओं की हालत तो बेहद ही खराब है और महिलाओं को फोन भी उनकी शौहर की इजाजत पर ही रखने दिया जाता है। सीमा ने बताया वहां एयरपोर्ट पर कुछ रिश्वतखोर पाकिस्तानियों ने उनके पैसे भी छीन लिए थे। जब मैं आ रही थी तो मेरे पास थोड़े से पैसे थे, वो भी हमारे एयरपोर्ट में मुझसे छीन लिए। ऐसे वहाँ रिश्वतखोर लोग रहते, ऐसे वहाँ जलील करने वाले लोग रहते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ। सीमा ने दावा किया कि गुलाम हैदर से उसका तलाक हो चुका है, लिहाजा वो किसी से भी शादी करने के लिए आजाद थी और अब गुलाम हैदर उसे बेवजह परेशान कर रहा है। पाकिस्तान में जुबानी तलाक चलती है, कोई और कोर्टों में नहीं भागती। वहाँ मुंह से तलाक दिया बस चली जाओ, अब दूसरी शादी कर सकते हो। तो ये चीज वो मानने से इनकार कर रहे हैं। तो तलाक तो हमारी हो चुकी। सीमा ने इस दौरान गुलाम हैदर के बच्चों को पाकिस्तान भेजने की मांग को भी खारिज कर दिया। सीमा ने दावा किया कि गुलाम हैदर ने कभी भी उसके बच्चों को ना तो प्यार दिया और ना ही उसके लिए कुछ किया। सीमा के मुताबिक जब उसके बच्चे छोटे थे तभी गुलाम हैदर सऊदी अरब चला गया था, जिसके बाद से उसने कभी भी ना तो उस पर ध्यान दिया और ना ही उसके बच्चों पर। सीमा ने गुलाम को बच्चे सौंपने से साफ इनकार कर दिया और अपनी पहली पत्नी के बच्चों को पालने की नसीहत दी। पहले के 2 बच्चे पाले सर, वो पालेगा, फिर तीसरी से बच्चे होंगे वो पाले।
मेरे बच्चों का नाम ना ले। मेरे बच्चे मासूम है, उनकी माँ भी मैं ही हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, और मेरे अब्बू इनके लिए सब कुछ थे। सीमा ने दावा किया कि जितना प्यार उसके बच्चों को सचिन से मिला वो गुलाम हैदर से कभी नहीं मिला। हर कोई किसी और के बच्चे नहीं पाल सकता। इन्होंने मेरे बच्चों को गोद लिया। इन्होंने वहीं पे फोन पे ही कहते थे कि मैं पालूंगा। मेरे बच्चों को इतना प्यार देते थे कि फोन पे मेरे बच्चे इनको पापा कह के बुलाते थे। सीमा ने बताया कि सचिन से मिले प्यार की वजह से ही वो पाकिस्तान से भारत आई। लेकिन उनके आने का तरीका सही नहीं था, जिसे सीमा ने मानते हुए बताया कि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था, इसलिए वो नेपाल से भारत में दाखिल हुए। क्योंकि कई बार कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तान से सीमा को वीजा नहीं मिल पाया था, जिसके बाद सीमा ने इसे मजबूरी में उठाया गया कदम बताया। सब लोग कहते हैं सीमा सही तरीके से क्यों नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश करी सही तरीके से आने की, बहुत कोशिश करी वीजा लगवाने की। मुझे वीजा नहीं लगा, मैंने मजबूरन ये रास्ता अपनाया। सचिन मेरे पति हैं। सीमा ने पीएम मोदी और सीएम योगी से भी उन्हें भारत में रहने देने की अपील की। यहाँ के महाराज योगी जी से, मोदी जी से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे वापस ना भेजा जाए। बोले जितनी जो भी चाहेंगे ना, छोटे से एक कमरे में सारी जिंदगी बिता लूंगी। राजस्थान के डूंगरपुर की रहने वाली एक महिला अपने 2 बच्चों को ससुराल में छोड़कर इरफान हैदर नाम के एक शख्स के साथ कुवैत चली गई, जहां वो दीपिका से नजीरा बन गई। और वहां से एक वीडियो जारी कर उसने दावा किया कि ससुराल में उसे कई सालों से टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके बाद मजबूरी में उसने ये कदम उठाया। 10 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं, इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। पर जब अब मेरे से नहीं हुआ बर्दाश्त, तो मैंने ये कदम उठाया और मैं यहाँ तक आई हूँ। और यहाँ तक आने के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। दीपिका से नजीरा बनी इस महिला ने अपने ससुर पर भी कई आपत्तिजनक आरोप लगाए। आधी आधी रात को दरवाजे ठोकना, गलत जगह पे मेरे को टच करना, मेरे साथ गलत हरकतें करना, ये सारी बातें मैंने अपने हस्बैंड को बताई। एक बार नहीं, बहुत बार बताई कि मेरे साथ ये हो रहा है, तुम्हारे पापा ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। पर उसने कभी भी इस बात को लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। वहीं ससुराल वालों ने आरोपों से इनकार करते हुए जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए पुलिस में केस दर्ज कराया। कुछ बर्दाश्त कर रही थी मैं। बिहार में पत्रकार की मौत मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी में हनुमान मंदिर हटाने पर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सोसाइटी के लोगों ने हनुमान प्रतिमा स्थापित की थी, जिसे रातों रात हटा दिया गया। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर उद्यान एक्सप्रेस के 3 डिब्बों में भीषण आग लग गई। आग की वजह से पूरे प्लेटफॉर्म पर धुआं छा गया। हालांकि गनीमत रही कि ट्रेन में कोई मौजूद नहीं था और आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। महाराष्ट्र के पालघर में चोरों ने एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने पहले सीसीटीवी कैमरों पर ब्लैक स्प्रे छिड़का और फिर मशीन से कैश लेकर फरार हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अश्लील और अपमानजनक पोस्ट करने वालों को लेकर बेहद अहम बात कही है। एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय बहुत सावधान रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को सोशल मीडिया का उपयोग करना आवश्यक लगता है तो उसे परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी अभिनेता और तमिलनाडु के पूर्व विधायक एस वे शेखर की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। पूर्व विधायक ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें महिला पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित केस में आपराधिक कार्रवाई पर रोक से इनकार किया और कहा कि ऐसे मामलों में सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। ऐसे लोग आपराधिक कार्रवाई से बच नहीं सकते। चंद्रयान 3 आज रात चंद्रमा की दहलीज पर पहुंच जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो रात करीब 2 बजे चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की दूसरी डीबूस्टिंग करेगा, जिसके बाद ये चंद्रमा के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। डीबूस्टिंग यानी रफ्तार धीमी करने के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 100 किलोमीटर रह जाने की उम्मीद है। डीबूस्टिंग की यह प्रक्रिया लैंडर में लगे थ्रस्टर के जरिए पूरी की जाएगी। इस प्रोसेस में यान के चलने की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रस्टर फायर करके स्पीड कम की जाएगी। दरअसल चंद्रयान के लैंडर के 4 पैरों के पास 800 न्यूटन शक्ति के एक थ्रस्टर लगे हैं। इन्हीं की मदद से लैंडर मॉड्यूल की स्पीड कम करके निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। इसके 2 थ्रस्टर 2 चरणों में काम करेंगे। दूसरी डीबूस्टिंग के बाद लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में पहुंच जाएगा। इस सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्त को शाम करीब 6 बजे विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। 23 अगस्त को लैंडिंग में समस्या आती है तो करीब 1 महीने बाद फिर कोशिश होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 को अगली सुबह का इंतजार करना होगा, जो वहां 28 दिन बाद होगी।
सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम से बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस यानी धरती के 14 दिनों तक सतह पर प्रयोग करेगा। इस दौरान लैंडर और रोवर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल चंद्रमा पर रात है और 23 तारीख को वहां सूर्योदय होगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के साथ भेजा गया विक्रम लैंडर अब तक योजना के मुताबिक ठीक तरीके से चांद की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को हुई पहली डीबूस्टिंग के बाद लैंडर मॉड्यूल चांद के और करीब पहुंच गया है। फिलहाल लैंडर मॉड्यूल की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 157 किलोमीटर है। इसरो ने 18 अगस्त को डीबूस्टिंग के जरिए लैंडर की ऑर्बिट घटाई थी। पहली डीबूस्टिंग के बाद इसरो ने बताया कि अब तक सब कुछ सामान्य और स्थिर है, लेकिन आने वाले कुछ घंटे काफी अहम होने वाले हैं। इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। इस दौरान लैंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्शन मॉड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खींची। बेहद करीब से ली गई इन तस्वीरों में चांद की एक एक डिटेल नजर आई। इसरो ने इन तस्वीरों का वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया, जिन्हें लैंडर मॉड्यूल पर लगे कैमरे ने 15 अगस्त को कैद किया। इन तस्वीरों में चांद की सतह पर मौजूद गड्ढे साफ नजर आए। इसरो ने इन क्रेटर्स को फैब्री, जियोडाना ब्रूनो और हार्केबी जे के रूप में दिखाया। इस तस्वीर के जरिए इसरो ने यह बताया कि लैंडर विक्रम की रफ्तार कम की जा रही है और अब वो धीरे धीरे नीचे जाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसरो के मुताबिक 18 अगस्त को दोपहर 3:50 पर लैंडर विक्रम सतह से अपनी दूरी भी कम करता जा रहा है। फिलहाल सतह से उसकी अधिकतम दूरी 157 किलोमीटर और निकटतम दूरी 113 किलोमीटर है। इससे पहले चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करते समय भी चंद्रयान के ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें कैप्चर की थी, जिन्हें इसरो ने दुनिया के सामने पेश किया था। चंद्रयान के लिए अगले 4 दिन काफी चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि उसके लैंडर मॉड्यूल को चांद की सतह पर लैंड करना है। इस दौरान उसकी स्पीड लगातार कम की जाएगी और 23 तारीख की शाम करीब 6 बजे वो चांद की सतह पर उतरेगा। सवाल यह है कि चांद पर लैंडिंग चुनौतीपूर्ण क्यों है? दरअसल चंद्रमा की सतह असमान है, यानी अनइवन है और गड्ढों पत्थरों से भरी हुई है। इस तरह की सतह पर लैंडिंग करना खतरनाक साबित हो सकता है। चंद्रमा पर लैंडिंग के अंतिम कुछ किलोमीटर पहले के हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उस वक्त अंतरिक्ष यान के थ्रस्ट से गैस निकलती है। इन गैसों के कारण चंद्रमा की सतह से काफी बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर और सेंसर्स को नुकसान पहुंचा सकती है या फिर भ्रमित कर सकती है। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाकर नीचे उतरने की स्पीड कम की जाती है। हालांकि इतना ईंधन लेकर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है। लैंडिंग इसलिए भी चुनौती से भरी है क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी के मुकाबले वातावरण करीब 8 गुना पतला है। ऐसे में पैराशूट के जरिए भी किसी अंतरिक्ष यान को उतारा नहीं जा सकता। दुनिया भर में स्पेस मिशन को लेकर मची होड़ के बीच अमेरिका को एक डर सता रहा है। अमेरिका को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में की गई उसकी रिसर्च और ट्रेड सीक्रेट्स के चोरी होने की आशंका है, क्योंकि उसकी कई सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी स्पेस इंडस्ट्री को चेतावनी जारी की है, जिसमें सलाह दी गई है कि वे अपनी अहम जानकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जानकारी के मुताबिक FBI, नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सेंटर और एयरफोर्स ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ने 2 पेज का बुलेटिन जारी किया है। इसमें आशंका जताई गई है कि कुछ विदेशी संस्थाएं अमेरिकी अंतरिक्ष उद्योग तक पहुंचने के लिए साइबर हमलों और तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को चीन और रूस पर शक है, क्योंकि ये दोनों देश अपने स्पेस मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने के अभियान में जुटे हैं। अमेरिका की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उसकी स्पेस इंडस्ट्री नए रॉकेट और अन्य नई तकनीक विकसित करने में अरबों डॉलर खर्च कर रही है। राहुल गांधी आज लद्दाख में बाइक राइड पर निकले। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज लद्दाख में स्पोर्ट्स बाइक की सवारी करते नजर आए। तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि वो पैंगोंग लेक के रास्ते में हैं। पीएम मोदी ने आज G20 डिजिटल इकोनॉमी बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने पिछले 9 सालों में हुए डिजिटल परिवर्तन का जिक्र किया। पीएम ने कहा, पूरी दुनिया के मुकाबले भारत में इंटरनेट डेटा सबसे सस्ता है। वहीं G20 बैठकों को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीएम ने G20 समिट को सियासी इवेंट बना दिया है और G20 के नाम पर चुनावी कैंपेन चलाया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन का नया लुक सामने आ गया है। नीले और सफेद के साथ साथ अब ये ट्रेन ऑरेंज और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में भी दिखाई देगी। यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेन में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। शिमला में तेज बारिश और लैंडस्लाइड के कारण भारी नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड के कारण कई घरों में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं, तो कुछ घरों के नीचे की मिट्टी बह गई, जिसके बाद लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है, क्योंकि इनके घर रहने लायक नहीं बचे। किसी भी वक्त घर गिरने के खतरे से लोग इतना सहम गए कि अपना आशियाना छोड़ने का मुश्किल फैसला लेना पड़ा। हमारे
बिल्डिंग है वो अनसेफ हो गई है, मतलब बिल्कुल नीचे से स्लाइड चला गया पूरा। तो हम एक हफ्ता से मतलब सामान बाहर था। दरअसल पहाड़ की ढलाव पर बसे समर हिल और कृष्णा नगर के कई घर खत्म होने की कगार पर हैं। अपना सामान समेटकर पलायन को मजबूर हुए लोगों ने बताया कि शिमला में ऐसे हालात कभी नहीं देखे गए। लैंडस्लाइड के बाद मकानों को तो नुकसान हुआ ही है, पहाड़ों पर खड़े लंबे लंबे पेड़ों के गिरने का खतरा भी मंडराने लगा है। डर लग रहा है, जैसे पेड़ भी ऐसे हिलने वाले, कहीं गिर गए तो फिर दिक्कत रहेगा। शिमला की एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर अब जमीन और सड़कें धंस रही हैं और भवनों को खतरा पैदा हो गया है। पूरे हिमाचल की बात करें तो तेज बारिश के कारण 10,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए। करीब 1900 घर जमींदोज हो गए हैं। 11,000 लोग पलायन को मजबूर हुए, जबकि 330 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कुदरत की इस मार से पूरे प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल के हालात की समीक्षा की। पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बैठक की, जिसमें हिमाचल प्रदेश से ही आने वाले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ये बैठक करीब 1 घंटे चली। बैठक में नड्डा के अलावा अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि जेपी नड्डा कल हिमाचल जाएंगे और बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करेंगे। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से अंतरिम राहत की किस्त जल्द जारी करने की अपील की है। केंद्र सरकार ने टीम भेजी थी, उस टीम की रिपोर्ट अब सबमिट हो चुकी होगी और मुझे उम्मीद है कि जल्दी अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी हो जाएगी। उधर शिमला के समर हिल में स्थित शिव मंदिर में लैंडस्लाइड के बाद आई तबाही के छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां मलबे से अब तक 15 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 6 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। वहीं लैंडस्लाइड के कारण पहाड़ों पर लंबे वक्त से लगे पेड़ों के आसपास की जमीन भी दरक गई है। इस कारण पेड़ों के गिरने का खतरा मंडराने लगा है, इसलिए यहां लगे पेड़ काटे जा रहे हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। हिमाचल के हालात पर सीएम सुक्खू ने जी न्यूज से खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं, कितना असर है और राहत काम कैसा चल रहा है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। सर, अभी क्या स्थिति है, क्या हालात हैं पूरे प्रदेश में? देखिए, स्थिति नाजुक है लेकिन नियंत्रण में है और जो भी हमसे बनता है, जो भी हमारी सरकार के संसाधन हैं, वो आम लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए, सबके लिए खोल दिए गए हैं। सब प्रकार से जिस प्रकार से आपदा आई है, हमने पूरे आपदा में पूरे हिमाचल प्रदेश को आपदा घोषित राज्य घोषित। हिमाचल समेत देश के कई राज्यों के लोगों को फिलहाल बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हिमाचल प्रदेश में 21 अगस्त से फिर बारिश शुरू होने की संभावना है। राज्य में 21 से 23 अगस्त तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये येलो अलर्ट राज्य के 10 जिलों के लिए जारी किया गया है। इस दौरान शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के कई जिलों में कल भी बारिश के आसार हैं। सोमवार से अगले 2-3 दिनों तक भी राज्य के लगभग हर जिले में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल और परसों बारिश का अलर्ट है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में सोमवार को बारिश की संभावना है। कभी रैली तो कभी कोर्ट के बहाने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मारने की साजिश रची गई। हालांकि वो हर बार बच गए, लेकिन इस बार इमरान खान को हमेशा के लिए सुलाने का प्लान बनाया गया है। प्लान ए के तहत इमरान को फांसी पर लटकाने की तैयारी की जा रही है। इस प्लान के तहत उनके खिलाफ अमेरिका स्थित दूतावास के एक सीक्रेट दस्तावेज को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया है। इमरान खान पर 1923 की सरकारी गोपनीयता अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 5 के तहत अपराध साबित होने पर 2 से 14 साल तक की कैद की सजा और कुछ मामलों में मौत की सजा भी हो सकती है। इमरान खान को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को सीक्रेट रखा है, जबकि एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम का गठन भी किया है जो सरकार की तरफ से केस लड़ेगी। गौरतलब है कि गोपनीय राजनयिक दस्तावेज या कहें साइफर का हवाला देते हुए इमरान खान अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने एक रैली में इस गोपनीय दस्तावेज को लहराया भी था। पाकिस्तान की हुकूमत का प्लान ए अगर फेल होता है तो वो प्लान बी के तहत इमरान खान को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश कर सकती है। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की माने तो उनके शौहर की जान खतरे में है। बुशरा बीबी ने आशंका जाहिर की है कि अटक जेल में बंद इमरान खान को जहर दिया जा सकता है। बुशरा बीबी ने आरोप लगाया कि जेल में इमरान खान को C क्लास की भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और न ही किसी से मिलने दिया जा रहा है। उन्हें घर का खाना देने की भी इजाजत नहीं है।
वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक वीडियो बनाकर इमरान खान को जेल में डाले जाने की मुखालफत की है। इस वीडियो में इमरान को बैरक नंबर 3 के कैदी नंबर 804 के तौर पर तो दिखाया गया, लेकिन उन्हें एक हीरो की तरह पेश किया गया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोरों पर है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने एक दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। दर्शन पूजन के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला की आरती की। सीएम योगी ने राम मंदिर के निर्माण कार्य को देखा और यहां हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। वहीं राम मंदिर में स्थापित करने के लिए ओमकारेश्वर से विशाल शिवलिंग को अयोध्या लाया जा रहा है। महाकालेश्वर पहुंचने पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। करीब 600 किलो का ये शिवलिंग 23 अगस्त को अयोध्या पहुंचेगा, जिसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अयोध्या में तेजी से हो रहे राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा बताया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राम मंदिर निर्माण काम तेजी से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है और बीजेपी लोगों को बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से भटकाकर चुनाव में इसका लाभ उठाना चाहती है। अब तेज काम लगाया जा रहा है कि चुनाव आ गया है। तेज काम लगाने से नहीं, आस्था की बात है। आस्था, हम लोग बाबा के भक्त हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भक्त हैं। वहीं AIMIM ने भी बीजेपी पर राम मंदिर निर्माण को 2024 चुनाव के लिए इवेंट के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इससे जुड़े हुए संगठन और इससे जुड़े हुए नेता 2024 के चुनाव के लिए राम मंदिर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको पॉलिटिकल इवेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच अयोध्या से अच्छी खबर यह है कि राम मंदिर निर्माण का 80% से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के कई देश खौफ में हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता जताई है। अमेरिका की डिजीज कंट्रोल एजेंसी ने कोरोना के नए वेरिएंट BA.2.86 का पता लगाया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस नए वेरिएंट BA.2.86 का सर्दियों में फैलने का खतरा है। अमेरिकी डिजीज कंट्रोल एजेंसी CDC इस वेरिएंट को ट्रैक कर रही है। नया वेरिएंट BA.2.86 अमेरिका, इजराइल और डेनमार्क में पाया गया है। BA.2.86 कोरोना के दूसरे वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। WHO ने भी कोरोना के नए वेरिएंट BA.2.86 को लेकर चिंता जताई है। WHO कोरोना के 3 वेरिएंट्स को ट्रैक कर रहा है और कोरोना के 7 वेरिएंट्स को मॉनिटरिंग पर रखा गया है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के नए मामले 80% बढ़े हैं। 10 जुलाई से 6 अगस्त के बीच कोरोना के 15 लाख नए मामले सामने आए हैं। दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। चीन और ताइवान आमने सामने आ गए हैं। चीन इस बार पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। सेना ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ भी की। चीनी वायुसेना के 42 फाइटर जेट ताइवान की वायु सीमा में घुस आए, जिससे हड़कंप मच गया। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में दाखिल हुए, जबकि यह भी पहली बार हुआ है कि चीन ने ताइवान के पास युद्धाभ्यास के दौरान अपने लड़ाकू विमानों को वहां भेजा। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का पूर्वी थिएटर कमांड ताइवान पर दबाव डालने के लिए उसकी सीमा के करीब अपनी हवाई और जल शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। चीन की नौसेना और वायुसेना ताइवान के पास युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में अत्याधुनिक हथियारों की नुमाइश करने के साथ साथ चीन ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। युद्धाभ्यास के दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमानों ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर उड़ान भरी, जबकि युद्धपोतों ने लाइव फायर ड्रिल कर समुद्र में अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया। चीनी सैनिकों ने युद्ध के हालात में मोर्चे पर तैनाती और दुश्मन को धूल चटाने का अभ्यास किया। यही नहीं, चीन की थल सेना ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। चीन के भारी भरकम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां ताइवान सीमा के पास युद्धाभ्यास करते नजर आए। चीन की इस आक्रामकता को देखते हुए ताइवान ने भी कमर कस ली है। ताइवान की सेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर चीन हमला करने की जुर्रत करता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं ताइवान के लड़ाकू विमान शिंचू एयरबेस से उड़ान भरने की तैयारी करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक ताइवान की सरकार ने अपनी सेना को अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया है, जबकि ताइवान एक ऐसा हथियार भी तैयार कर रहा है जो चीन की हर चाल पर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर घातक हमले भी कर सकता है। पोर्टेबल ड्रोन अल्बाट्रॉस नाम का यह हथियार समंदर, जंगलों, घाटी और पहाड़ों पर चीनी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं चीन की आक्रामकता के बावजूद ताइवान की जनता भी सीना ताने खड़ी है। ताइवान के लोगों का मानना है कि हर बार की तरह चीन सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है, वो हमला नहीं कर सकता।
ताइवान के लोगों का मानना है कि उनके देश की सीमा के करीब युद्धाभ्यास कर चीन सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। 我觉得还好，因为其实演习也蛮多次，然后新闻也一直报说，就是可能中国那边一直在演习，然后干扰我们的台湾海域，但是 वहीं ताइवान की एक छात्रा ने तो हंसते हुए कहा कि उसे किसी बात का डर नहीं है क्योंकि चीन हमला कर ही नहीं सकता। 因为他们已经讲很久了，而且就是感觉如果真的打了，一定有很多问题啊，而且还有美国。 वैसे चीन की जो माली हालत है उससे लगता नहीं कि वो वाकई युद्ध करेगा। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर तबाह हो चुका है, कारखाने बंद हो रहे हैं और अमेरिका वहां निवेश करने के बजाय भारत का रुख कर रहा है। ऐसे में चीन अगर जंग का रास्ता अख्तियार करता है तो उसका भी वही हाल होगा जो यूक्रेन युद्ध में रूस का हो रहा है। यूरोपियन देश उसका भी बाइकआउट कर सकते हैं, उस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सब संभावनाओं के बावजूद लोग ताइवान पर चीनी हमले की आशंका क्यों जता रहे हैं? क्या वजह है कि चीन ने एक साथ अपने 42 लड़ाकू विमानों को ताइवान भेजा और उसके बॉर्डर के नजदीक युद्धाभ्यास कर रहा है? दरअसल ताइवान को चीन अपनी जागीर समझता है। वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपनी संप्रभुता का सौदा नहीं करना चाहता। ताइवान एक स्वतंत्र देश की तरह रहना चाहता है। अमेरिका भी ताइवान का समर्थन करता है। लेकिन फिलहाल चीन का गुस्सा इसलिए भड़का क्योंकि ताइवान के उपराष्ट्रपति विलियम लाई अमेरिका दौरे पर गए। विलियम लाई 2024 में ताइवान के अगले राष्ट्रपति बनने के प्रबल दावेदार हैं और उन्होंने अपने अमेरिका दौरे पर चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। 对台湾的威胁有多大？我们绝不畏惧退缩，我们一定坚持民主自由的价值，好不好？ विलियम लाई के अमेरिका दौरे और उनके भाषण को लेकर चीन इतना आग बबूला हो गया कि ताइवान को उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी और ताइवान सीमा के करीब मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। अगले हफ्ते जोहानिसबर्ग में होने वाले ब्रिक्स देशों के समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में चीन, अमेरिका और रूस अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात का महत्व काफी बढ़ जाता है। 22 से 24 अगस्त तक होने वाले ब्रिक्स देशों की समिट में कुल 69 देशों को आमंत्रित किया गया है। वहीं अल्जीरिया, मिस्र और इथियोपिया जैसे कई अफ्रीकी देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। ब्रिक्स को हमेशा पश्चिमी देशों के आर्थिक वर्चस्व के खिलाफ देखा जाता रहा है। ऐसे में भारत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वो नहीं चाहता कि ब्रिक्स के विस्तार से इस ग्रुप में चीन का पलड़ा भारी हो जाए। ब्रिक्स समिट के दौरान इस साल कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसमें ब्रिक्स का विस्तार भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 40 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। इनमें सऊदी अरब, अर्जेंटीना, यूएई जैसे देश शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन देशों को सीधे न जोड़कर चरणबद्ध तरीके से जोड़ा जा सकता है। इन देशों को पहले पर्यवेक्षक या डायलॉग पार्टनर्स की तरह जोड़ा जा सकता है और फिर बाद में पूरी सदस्यता दी जा सकती है। रूस और चीन जैसे देश ब्रिक्स का विस्तार चाहते हैं। हालांकि भारत की ब्रिक्स के विस्तार में दिलचस्पी नहीं है। ईरान भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स के विस्तार को लेकर ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम ने पीएम मोदी से बात की है। मिशन छत्तीसगढ़ में जुटे सीएम केजरीवाल ने आज रायपुर में जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले आज दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रायपुर में जनसभा को संबोधित किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनी तो 24 घंटे बिजली दी जाएगी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी पुलिस ने आयशा के मेरठ वाले घर पर नोटिस चस्पा कर उसे सरेंडर करने को कहा है। सरेंडर न करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बस ड्राइवर ने स्कूटर सवार महिला को पहले टक्कर मारी और फिर उसे कुचलते हुए फरार हो गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो कार्यकर्ता जान लड़ा देंगे और पीएम मोदी को घेरने में पूरी ताकत लगा दी जाएगी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में भयंकर आग की लपटें उठती दिखाई दी और पूरे इलाके पर धुएं का गुबार बादलों की तरह छा गया। ये कनाडा में जंगलों की आग का अब तक का सबसे खराब सीजन बताया जा रहा है। और इस वक्त कनाडा के जंगलों में 1000 से ज्यादा जगहों पर आग लगी हुई है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया से जो तस्वीरें सामने आई उनमें जंगल आग की लपटों की वजह से लाल दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ी पर आग की कोई लकीर खींच दी गई हो। इस बीच प्रशासन ने वहां लोगों को और खतरनाक हालातों के लिए तैयार रहने की चेतावनी जारी की है। ब्रिटिश कोलंबिया की ही दूसरी तस्वीर में हाईवे के दोनों तरफ आग से तबाही के निशान दिखाई दिए। यही नहीं, कनाडा के जंगलों की यह आग अंतरिक्ष से भी दिखाई दी। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में ब्रिटिश कोलंबिया के ऊपर धुएं का गुबार उठा नजर आया।
कनाडा के जंगलों की ये आग अप्रैल में शुरू हुई थी, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया समेत अल्बर्टा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और 30,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर मकान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। कुदरत के इस कहर के सामने जिंदगी बेबस नजर आ रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद आग पर काबू पाना मानो नामुमकिन हो गया है। लोग अपनी स्थायी नौकरी और घर बार छोड़कर बंजारों की तरह रहने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें उत्तरी कनाडा के येलोनाइफ शहर की हैं। फायर फाइटर्स और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना था कि अल्बर्टा के जंगलों में लगी आग यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। उम्मीद थी आग के यहां फैलने से पहले ही उस पर काबू पा लिया जाएगा और हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तेज हवाओं की वजह से जंगलों में लगी आग फैलती गई और धीरे धीरे येलोनाइफ शहर के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई और अब यहां भी हालात खराब होने लगे हैं। लोगों के आशियाने उनकी आंखों के सामने स्वाहा हो रहे हैं और वो बस बचा खुचा सामान बटोर कर भाग रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक येलोनाइफ शहर में करीब 38,000 लोग रहते हैं और अगर आग ऐसे ही बढ़ती रही तो इन सभी लोगों को अपने घर छोड़कर नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। स्पेन के कैनरी आइलैंड के जंगल भयंकर आग की गिरफ्त में हैं। पहाड़ के पहाड़ तेजी से फैल रही आग की चपेट में आते जा रहे हैं। एक तरफ फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं विमानों और हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। आग की लपटें स्पेन के कैनरी आइलैंड की हजारों एकड़ जमीन को राख कर चुकी हैं, जिसकी वजह से करीब 8,000 लोग प्रभावित हैं। या तो घर खाली करने पड़े हैं या फिर घरों में बंद रहने की हिदायत दी गई है। हालात कितने खतरनाक हैं, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है, जिनमें सड़क के किनारे आग की लपटें उठती दिख रही हैं। कैनरी आइलैंड में सड़कों पर निकलना इस वक्त जान जोखिम में डालने जैसा है। आग ने स्पेन के कैनरी द्वीप को किसी भट्टी में तब्दील कर दिया है। आग बुझाने के लिए करीब 250 फायर फाइटर्स और सैनिक तैनात किए गए हैं, जो आग को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आग बड़ी आबादी वाले रिहायशी इलाकों तक न पहुंचे। तस्वीरों में दिखा कि विमान की मदद से सुलगते पहाड़ों पर पानी की बौछार की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्पेन के कैनरी आइलैंड में ऐसी आग पहले कभी नहीं देखी गई थी। ब्रिटेन के चेस्टर में एक नर्स को 7 नवजात बच्चों की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। नर्स के घर पर जब पुलिस पहुंची तो वहां एक डायरी और कई नोट्स मिले, जिसमें नर्स ने खुद को शैतान का रूप बताया। दोषी नर्स की पहचान लूसी लेडबी के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक 33 साल की लूसी लेडबी को अस्पताल में नवजात और कमजोर बच्चों की देखभाल का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन वो इन्हीं बच्चों की हत्या करने लगी। बच्चों को मौत के घाट उतारने के लिए लेडबी उनके खून में हवा और इंसुलिन इंजेक्ट किया करती थी। वहीं कुछ को उसने जबरदस्ती ज्यादा दूध पिलाया, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन बच्चों की उसने हत्या की उसमें से एक की उम्र महज 1 दिन थी। बच्चों को मारने के लिए उसने ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जिनसे कोई खास सबूत नहीं छूटा और वो काफी समय तक बचती रही। पुलिस ने आरोपी के घर की छानबीन की तो ऐसे नोट्स मिले जिन पर लिखा था कि वो शैतान है। नर्स की भयावह मानसिकता को साबित करने के लिए इन नोट्स को कोर्ट में भी पेश किया गया। इस हैवान नर्स को पकड़वाने में भारतीय मूल के डॉक्टर रवि जयराम का बड़ा योगदान रहा। बच्चों की रहस्यमयी मौतों को लेकर सबसे पहले उन्हीं ने चिंता जाहिर की और बाद में पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई। चीन के एक थर्मल पावर प्लांट में भीषण आग लगी। आग की लपटों को काफी दूर तक देखा गया, जिसके कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पावर प्लांट में आग लगने के बाद एक चिमनी भी गिर गई। हालांकि इस हादसे में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स से जल्द ही ब्लॉग फीचर हट सकता है। कंपनी के मालिक इलॉन मस्क ने पोस्ट कर बताया कि ब्लॉग फीचर को हटाने के लिए काम किया जा रहा है। हालांकि डायरेक्ट मैसेज को ब्लॉक करने की सुविधा जारी रहेगी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने देश में मौजूद सभी राजनीतिक दलों पर बैन लगा दिया है। तालिबान के मुताबिक राजनीतिक दलों का होना शरिया कानून के खिलाफ है और इसी के चलते देश में मौजूद 70 पार्टियों पर बैन लगा दिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अगले कुछ दिन के अंदर एक बड़ा चक्रवात आने वाला है। इस चक्रवात को हिलेरी नाम दिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तट से टकराने के बाद अमेरिका के 3 राज्य कैलिफोर्निया, एरिजोना और नेवादा में एक दिन के अंदर 1 साल जितनी बारिश हो सकती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में दंगा कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। भोपाल में आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम में दिग्विजय ने आरोप लगाया कि नूह की तरह मध्य प्रदेश में दंगा कराया जा सकता है। मुझे जानकारी मिल रही है कि अब इनकी योजना बन रही है कि जिस प्रकार से नूह में, हरियाणा में इन लोगों ने दंगा करवाया था, उस तरह का दंगे फसाद कराने की इनकी योजना है।
एक प्रमुख जनमत ट्रैकिंग कंपनी ने मुहर लगाई है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता अब भी बरकरार है। पोस्टर्स इंडिया के सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही है। 54% लोगों का मानना है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार ही आएगी। 37% लोगों का मानना है कि कांटे की टक्कर होगी, जबकि सिर्फ 9% लोगों का मानना है कि बीजेपी अगली बार सरकार नहीं बना पाएगी। वहीं पोस्टर्स इंडिया के सर्वे के मुताबिक विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी को फायदा हुआ। 52% लोगों का मानना है कि अविश्वास प्रस्ताव से विपक्ष को नहीं बल्कि बीजेपी को ही फायदा हुआ। संसद में भाषण को लेकर भी लोगों ने अपनी राय रखी। 52% लोगों ने माना कि नरेंद्र मोदी का भाषण बेहतर था, जबकि इसके उलट सिर्फ 39% लोगों ने राहुल गांधी के संसद में दिए भाषण को बेहतर बताया है। पोस्टर्स इंडिया के सर्वे में बड़ा दावा, 2024 में पीएम मोदी फिर वापस आएंगे। सर्वे के मुताबिक 54% लोगों को पीएम मोदी के दावों पर भरोसा है। 37% ने माना है कि 2024 में कांटे की टक्कर होगी, जबकि 55% लोगों ने माना खड़गे को लाल किले पर आना चाहिए था।